चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। कल तक हम लोगों ने रिलेशन को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ा था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर 1 का ही फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर भरमार क्वेश्चन मिलेंगे और बोर्ड भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे फंक्शन के अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में जाए तो फंक्शन होता क्या है, जैसे मैं बताऊं आपको कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होगा, a=πr² होता है, a=πr²। अगर इस r को थोड़ी देर के लिए x लिख देता हूँ और इस a को y लिख देता हूँ, तो आपको पता है x रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। ध्यान देना, यूनिक वैल्यू फॉर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी पुट करो और y की एक जैसी वैल्यू आ रही है, नहीं, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू। अब देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज़ नॉट यूनिक। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज़ नॉट यूनिक। अब ये क्या बोल दिया, या फिर यूँ को स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज यूनिक। अब ये क्या चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि x² = 16 है, दैन x = ±4 आता है, या फिर यूँ कहे x = ±16, ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आपको काउंट करनी है, तो अब ये यूनिक होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज़ नॉट यूनिक, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज़ यूनिक। तो ये जो रिलेशन होता है कि आप x एक वेरिएबल है जिसके डिफरेंट वैल्यू पे एक दूसरा वेरिएबल y है, उसकी आपको डिफरेंट यूनिक वैल्यूज़ मिलती जा रही है, इसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, x एक वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट वैल्यू पे एक दूसरा वेरिएबल y की आपको यूनिक वैल्यूज़ मिलती जा रही है, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन है। ये तो है इंट्रोडक्शन पार्ट। चले इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ है लिखने लायक। एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से x, जिसको हम x बोलते हैं, gives a uniquely determined value of another variable, से y। मतलब समझ में आ रहा है, एक वेरिएबल है x, उसकी डिफरेंट वैल्यू के लिए y है, वो आपको यूनिक वैल्यू देने वाला है। दूसरा वेरिएबल y है, यूनिक वैल्यू देगा। सच अ रिलेशन, तो ये जो रिलेशन है x और y का, सच अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए फंक्शन। इस तरह के दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे, जहाँ पे एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू पे दूसरे वेरिएबल की आपको यूनिक वैल्यू मिलती रहे। इस तरह के दो वेरिएबल के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फंक्शन का। अभी देखें, आपको मैं कहता हूँ कि हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब फंक्शन के अंदर मैं थोड़े टाइम बाद जब मैं डोमेन रेंज स्टार्ट करूँगा तो आपको ये बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले छोटे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? फर्स्ट कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कि स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
स्क्वायर रूट कैसा होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू 4 होती है। तो अब आप कहोगे कि सर हम लोग जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं, क्या वो रॉन्ग था कि हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 16 को +-4 लिखते थे? नहीं, वो बिल्कुल सही था, वो भी गलत नहीं था। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते थे, देखें आपके पास x² लिखा हुआ है और इधर 16 है, फिर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देते, x² = स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये तो आपको 4 ही देता है, 4, बट ये क्या देता है? मॉड्यूलस ऑफ x, और जब x मॉड्यूलस हटाओगे तो +-4 मिलता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर x² = 16 है देन x = +-4, बट ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो उसकी वैल्यू आपको सिर्फ 4 मिलती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखती है कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की वैल्यू, स्क्वायर रूट जो होता है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। इसके बाहर अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव देगा वो बाहर वाला नेगेटिव इसको नेगेटिव बना सकता है, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। कुछ और देखें, स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, किसी वेरिएबल की इवन पावर x² या फिर एक और लेते हैं कि कोई फंक्शन है वो रूट के अंदर है, f(x), ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? f(x) जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा? जब f(x) है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f(x) स्क्वायर रूट वाले टर्म के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल है या फंक्शन है, उसकी वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तभी वो एग्जिस्ट करेगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वो इमेजिनरी हो जाता है। तो ये f(x) कब एग्जिस्ट करेगा? जब f(x) है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए देखें, मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ x² - 16, तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब x² - 16 है वो शुड बी पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना कि सर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं, कई बार जैसे पॉजिटिव लिखा होता है तो हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जबकि पॉजिटिव क्या हो रहा है? ओनली ग्रेटर देन 0 होता है। नॉन नेगेटिव होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम कई बार ऐसे मान के चलते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव लिखा है मतलब वो नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x - 4 और x + 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 होनी चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि x की वैल्यू 0, f(x) की क्या वैल्यू आएगी? नहीं, कोई वैल्यू नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं। समझ आया? तो अगर कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपने पास, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके अपने बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर। इवन पावर ऑफ वेरिएबल x², x4, x⁶, x⁸ एंड सो ऑन x⁻²n, ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ये जो वैल्यूज़ है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देगी, इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, इवन पावर है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ये जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं 2⁻x, 3⁻x, 5⁻y, ये e⁻x, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं इनको? एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, मतलब पावर में होता है, इसलिए इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। अब सुने, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ आई है तो इसको समझें। कई बार आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मान लो कहीं पे किसी स्टेप में आपको ये मिल गया e⁻x या e⁻x बोल देता हूँ कि e⁻x है, उसकी वैल्यू अगर आपको e⁻x की वैल्यू -1 मिल गई और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और फिर आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, इस स्टेप पे पहुँचते आप बोल दोगे कि नो सॉल्यूशन। इस स्टेप पे पहुँचते आप बोल दोगे नो सॉल्यूशन। क्यों बोलोगे नो सॉल्यूशन? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होती ही नहीं है, कभी नहीं होती, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 भी है।
ठीक है। एक और पॉइंट लिखते हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। बस नेगेटिव नहीं है, बाकी पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव जीरो होगी, नॉन नेगेटिव होगी। पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। अब देखिए एक और पॉइंट क्या बोलता है, आपके पास दो या उससे अधिक, टू और मोर फंक्शन से और उनका सम अगर जीरो आ रहा है और वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक तो है मॉडुलस ऑफ यू, एक है स्क्वायर रूट ऑफ वी प्लस एक है ई रेज टू डब्ल्यू, और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू जीरो है, सॉरी ये तो होगा नहीं, डब्ल्यू स्क्वायर लिख देता हूँ। चलो अब आपसे पूछा जाए कि टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है वो जीरो आ रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। अब इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये इंडिविजुअली तीनों ही जीरो हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कैसे आ सकता है जब वो तीनों ही जीरो हो। इसका मतलब ये है कि ये u भी जीरो है, v भी जीरो है और w भी जीरो है, तीनों जीरो है, तभी ये कंडीशन हो सकती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखिए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है स्क्वायर रूट और मॉडुलस, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो, मतलब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी जो इंडिविजुअल है वो जीरो होगी। मतलब बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस वन है वो जीरो होना चाहिए और एक्स प्लस वन है वो भी जीरो होना चाहिए, तो एक्स यहाँ से वन आएगा और यहाँ से माइनस वन। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं दोनों को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ऐसी एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको डिफाइन कर सके, जिससे इन दोनों का सम जीरो आ सके, कोई सोल्यूशन नहीं। चले कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। हाँ रेशनल ऑपरेटर देखें। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट जो भी है आपका 7 पॉइंट, हाँ वो क्या बोलता है, जैसे आपको मैं बोल दूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो कुछ बच्चे इसको बोलेंगे कि सर ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। फिर एक और चीज़, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या, ये भी फॉल्स। ऐसे कई सारे बच्चे इसको राइट बोलते हैं कि ये ट्रू है और इसको रॉन्ग बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि ये तीनों ही ट्रू होते हैं, ये तीनों ही ट्रू है। क्यों, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ, इसका मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और साथ में ये लग जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू इससे या तो बड़ी है और छोटी है, सॉरी या तो बड़ी है और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। तो 5 3 से बड़ा है तो भी ये काम कर जाएगा, 5 5 के इक्वल है तो भी ये काम करेगा, ग्रेटर देन के लिए भी काम करेगा और इक्वल टू के लिए भी काम करेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से कोई भी एक है वो काम कर जाएगा। होता है कई बार आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो एक चीज़ या तो दूसरे से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। अगर बड़ी है तो ग्रेटर देन वाला काम कर जाएगा और इक्वल है तो इक्वल टू वाला काम कर जाएगा। इन दोनों को और का मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों एक साथ तो कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और टर्म आती है कंपैरिजन, कंपेयर करना चीज़ों को। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो है,
इक्वेशन एक ही और वेरिएबल दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सेट्स के अंदर आपको बताया था 2m-n इक्वल टू 56 और आपको पूछा था m और n की वैल्यू क्या। 2m-n इक्वल टू 56। अब आपने क्या बताया था कि इस m की क्या वैल्यू हो सकती है, इंटू 2n, ये था -1। ये क्वेश्चन था एक, एक्चुअली क्वेश्चन ये था 2m - 2n इक्वल टू 56। तो मैंने इसमें से 2n को कॉमन निकाल दिया था, तो 2m - n - 1 इक्वल टू 56। अब आपसे पूछा था m और n की वैल्यू, इक्वेशन एक वेरिएबल दो। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोगों का कंपैरिजन वाला ही काम आता है। तब इसको देखो हमने क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था 2m - n - 1 इक्वल टू 56 को क्या लिखूँ, 8 × 7, ये 8 × 7 लिखा। अब इसको मैंने लिखा 2m - n - 1 इक्वल टू 2/3 × 2/3 - 1। अब कंपेयर करें, 2n इक्वल टू 2/3, देन n इक्वल टू 3, 2m - n - 1 इक्वल टू 2/3 - 1, तो m - n इक्वल टू 3। जब n 3 है तो m यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m 6, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3, पुट करो 2/6 कितना होता है 64, - 2/3 8, 64 - 8 56, आपको सोल्यूशन मिल गया। तो जब भी आपके पास इक्वेशन एक हो और वेरिएबल दो या उससे ज़्यादा हो तो हम कंपेयर करके ही वैल्यू निकालते हैं। एक और चीज़ देखें, जैसे ये लिखा हुआ है x × e⁻y इक्वल टू 1। अब आपसे x और y की वैल्यू पूछिए। अब आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे x × e⁻y इक्वल टू, इधर कंपेयर करने के लिए e वाली टर्म चाहिए तो मैं लिखता हूँ 1 × e⁻0। अब आप कंपेयर करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, इस तरह से कंपेयर करके वैल्यू भी निकालते हैं। कुछ और पॉइंट हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं अपने फंक्शन के अंदर। ये सारी चीज़ें जब हम लोग डोमेन, रेंज, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं ये चीज़ें बताने नहीं जाऊँगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तब आप समझ जाओगे कि ऐसा कभी फंक्शन के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ऐसी चीज़ें होती है। इसलिए पहले ये चीज़ें बता देते हैं ताकि हम लोग जब क्वेश्चन करने जाएं तो पता चले एक क्वेश्चन में अपना पूरा लेक्चर निकल गया, ये समझाने में ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है फॉर्मूले, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा की होल पावर 4, ये क्या होता है, अल्फ़ा की पावर 4 अल्फ़ा क्यूब बीटा 6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस बीटा टू दी पावर 4। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको हमेशा ध्यान रखने। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या बोल सकता हूँ, आइडेंटिटी बोल सकता हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार जब आप डिफरेंशिएशन, एक क्वेश्चन किया था डिफरेंशिएशन का, आपको ध्यान हो तो उसमें आपसे ये अपॉन ये पूछा था, इन दोनों का रेशियो का डिफरेंशिएशन पूछा था। उस टाइम हम लोगों ने इन दोनों के रेशियो की जगह ये पुट किया था। अगर आप इस क्वेश्चन रूल से करते तो बहुत लेंदी होता, लेकिन आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, सीधा ये पुट करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक और चीज़ है ग्राफ वाली चीज़। मैंने आपको 11वीं क्लास में बोला था कि हम लोगों ने ग्राफ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। आप लोगों ने पूछा सर ग्राफ के लिए हम लोग इतना क्यों। मैंने बताया था कि ग्राफ जब हम 12th क्लास में कैलकुलस के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ग्राफ इतनी हेल्प करता है बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कुछ क्वेश्चन तो चुटकियों में यूँ सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ग्राफ ध्यान हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास x बिलोंग्स टू 1 to 4 है,
एक्स की वैल्यू 1 से 4 है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? तो आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 16। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि x बिलोंग्स टू -1 to 4, अब आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट, वो आप कहोगे बिल्कुल भाई सर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का 16, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 16, दोनों के लिए वही सेम वैल्यू। अब मैंने बोला ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अब ये क्या चीज़ हुई? दोनों एक ही चीज़ तो है, फिर एक सही और एक गलत कैसे? उसको सुने। अगर आपको ग्राफ ध्यान है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है? 1 से 4 तक x की वैल्यू, ये 1 से लेके 4 तक, ये 4, x की वैल्यू 1 से 4, मतलब आपको जाना है x की वैल्यू 1 से 4 तक। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 1 होगा, 4 होगा तो 16 होगा। ये y का मतलब एक्स स्क्वायर, ये तो है x 1 to 4 और ये है एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 to 16। आपने बिल्कुल सही लिखा। अब मैं बोलता हूँ इसके लिए देखिए यही ग्राफ रहेगा, ये रहा -1 और ये रहा +4। अब आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, -1 से 4 तक तो x है। अब -1 पे इसकी वैल्यू 1 और 4 के इसकी वैल्यू 16 और यहाँ तक ग्राफ जा रहा है। तो आपने बोला कि 1 से 16 तक वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखो यहाँ भी तो y की वैल्यू आ रही है, ये यहाँ तक भी तो जा रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ग्राफ कहाँ टच कर रहा है? 0 पे, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 16 तक। तो ये पूरी वैल्यू आएगी 0 to 16, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 16। तो इस केस में -1 to 4 है x, तो एक्स स्क्वायर है वो 1 to 16 ना आके और 0 to 16 आएगा। समझ में आया? ये ग्राफ इस तरह से यूज़फुल। एक और देखें, अब आपसे पूछता हूँ कि x बिलोंग्स टू -5 to 4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी वैल्यू, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? तो -5 to 4, देखें एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये इधर आया -5, ये -5 आया, और इधर आया ये 4। ये x की वैल्यू -5 से इधर ये 4 तक गई, ये -5 पे इसकी वैल्यू 25, 4 पे 16। क्या 16 to 25 वैल्यू रहेगी? नहीं। मैं बोल सकता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 तक जा रही है और मैक्सिमम 25 तक। तो एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा बिलोंग्स टू 0 to 25। देखिए कैसे चेंज हो गया, -5 to 4 था, हमने बोला 4 का तो कोई रोल ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 4 पे वैल्यू 16 आ रही है, -5 पे 25, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी? 25। मिनिमम वैल्यू 16 ना हो कि मिनिमम वैल्यू 0 है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक एक्स स्क्वायर जाएगा 0 से 25 तक। तो 0 से 25 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/x का y इक्वल टू 1/x। मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू -1 to 4 है, तो 1/x बिलोंग्स टू व्हाट? 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो भाई पहले ग्राफ बनाते 1/x का। चले 1/x का ग्राफ बनाया, ये होता है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ऐसे x की वैल्यू -1, ये रहा -1, और 4, ये रहा 4। -1 पे इसकी वैल्यू 1 और 4 पे इसकी वैल्यू 1/4, ये 1/4। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखो ये इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा लौट के फिर से यहाँ तक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो मिनिमम वैल्यू आप बोलोगे कि इधर तो जा रहा है -∞ तक। ये कहाँ तक जा रहा है? -∞ की तरफ, -∞ की तरफ। और ये कहाँ जा रहा है? +∞ की तरफ।
तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ये 1/x देगा। इसमें आपका -1 और 4 का रोल ही ख़त्म हो गया। 1/4 अगर मैं सिर्फ यहाँ वैल्यू देखता हूँ तो ये 1/4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू देखता हूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी लेके जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। इसमें ये क्या बनेगा कि माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी, ऐसे आएगा। माइनस इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है? -1 तक। देखिए -1 और 1/4 के बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी, फिर 1/4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इसकी वैल्यू है। एक और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका x belongs to 1 to 4, then 1/x belongs to what? 1/x आपसे पूछा है। अब देखिए x belongs to 1 to 4 है, 1/x का ग्राफ बना लेता हूँ। ये 1/x का ग्राफ, x belongs to 1 to 4, ये 1 आया और ये 4 आया। 1 पे इसकी वैल्यू 1, 4 पे इसकी वैल्यू 1/4, ये 1/4 और ये 1। देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक? मिनिमम वैल्यू 1/4, देन 1/x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू 1/4 और मैक्सिमम 1, ये आ गया आपका 1/x। अब देखिए आपसे पूछता हूँ मैं नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू -1 से 4 है और आपसे पूछता हूँ 1/मॉड्यूलस ऑफ x। अब देखिए आपको 1/मॉड्यूलस x का ग्राफ ध्यान होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/मॉड्यूलस x का, तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ ये होता है, ये होता है, और -1/x का ग्राफ ये होता है, ये माइनस, ये दोनों मिला के 1/x, ये दोनों मिला के -1/x। अब ये क्या करता है? मॉड्यूलस वाली वैल्यू नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। सब वैल्यू मॉड्यूलस क्या करेगा? सारी वैल्यू को पॉजिटिव बनाएगा। तो इधर जो ये नेगेटिव वैल्यू थी उसको इसने पॉजिटिव बना दिया, तो ये आपका काम ख़त्म हो गया। ये आपका बन गया 1/मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। अब इसने क्या दे रखा है? -1 से 4, ये रहा आपका -1 पे इसकी वैल्यू 1 और 4 पे इसकी वैल्यू ये 4, 1/4। अब आपसे पूछता हूँ 1/मॉड्यूलस x की वैल्यू कितनी, कहाँ से कहाँ तक? तो आप देखिए -1 से इसको जाना पड़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, फिर इन्फिनिटी से इसको आना पड़ेगा 1/4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी? 1/4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी। तो 1/मॉड्यूलस x बिलोंग्स टू 1/4 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू रहेगी इसकी। इंटरवल आप समझते ही है, इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था। आपको बताऊं a, b ओपन इंटरवल है, इसका मतलब नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूं, अगर a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो a से b के बीच की सारी वैल्यू a पे ओपन सर्कल, b पे ओपन सर्कल, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर आपसे पूछता हूँ a पे क्लोज है और b पे ओपन है, इसका मतलब अगर ये a है नंबर लाइन पे, ये b है, तो a से b के बीच की सारी वैल्यू आपको काउंट करनी है। और a पे क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब a को इंक्लूड करोगे और b पे ओपन सर्कल, आपको b को इंक्लूड नहीं करना है। और अगर मैं बोलता हूँ कि a, b क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो क्या आएगा? ये a और ये b, a से b तक सारी वैल्यूज़, और a पे डार्क सर्कल, b पे भी डार्क सर्कल, मतलब a और b दोनों इंक्लूड होंगे। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अब हम चलते हैं फंक्शन पे। अब देखिए फंक्शन होता क्या है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोगों ने रिलेशन को अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेट्स, सेट्स के बाद ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन एक रिलेशन ही है। जैसे मैं बोलता हूँ सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए टू बी कोई रिलेशन डिफाइन है, तो क्या क्या कितने तरीके से हो सकता है रिलेशन? देखिए ये जो है
A B C D E F 1 2 3 4 5 6 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 A B C D E F 1 2 3 4 5 और 6। अब एक ऐसा हो सकता है रिलेशन, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा रिलेशन हो सकता है आपके पास। एक रिलेशन कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है, कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है। ये सारे रिलेशन हैं। इस तरह के रिलेशन को हम वन वन रिलेशन बोलते हैं। एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है, वन वन रिलेशन। इसका दो एलिमेंट का या दो से ज़्यादा एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है। ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन, तो इसको बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन। अब ये है एक ही एलिमेंट का वन टू मैनी, एक का एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, और इसमें एक का एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन है और एक से ज़्यादा के एक के साथ रिलेशन, मैनी टू वन और वन टू मैनी, दोनों का मिक्सचर मैनी टू मैनी। ये रिलेशन होते हैं, इतने टाइप के रिलेशन। अब रिलेशन में आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि ए में कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई इमेज ना हो, या ऐसा हो सकता है बी में कोई ऐसे एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो। ऐसा हो सकता है ए में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट जिसकी इमेज ना हो, या बी में कोई एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज ना हो। रिलेशन बनता है, इस तरह से रिलेशन बन सकता है। अब फंक्शन का जब इंट्रोडक्शन पार्ट बताया तभी आपको बताया कि यूनिक वैल्यू, मैंने आपको बताया था, इस पर ध्यान देना। यूनिक वैल्यू, एक्स कोई वेरिएबल है, उस एक्स के वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू पे वाई की आपको यूनिक वैल्यू मिलती जा रही है। यूनिक का मतलब एक पे ही दो या तीन या चार वैल्यू नहीं मिल रही है, एक पे आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसके अंदर ये वाला जो है, ये वाला हम एज ए फंक्शन बता सकते हैं क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू मिलती है। ये भी बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं क्या, एक ही पे तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, सी की दो वैल्यू है, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता। तो मैंने बताया कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन के जो भी टाइप थे उसमें से कुछ ऐसे हैं जो फंक्शन में काउंट नहीं कर सकते। फंक्शन क्या बोलता है कि अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ एक वेरिएबल x की कोई वैल्यू, तो उससे मुझे y की यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि x को 1 पुट किया और y की 2 3 4 5 की बहुत सारी वैल्यू मिल रही है। x को 1 पुट किया तो उस 1 के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और एक ही वैल्यू के लिए ये दोनों रिलेशन काम नहीं आएंगे। तो ये दोनों रिलेशन हम फंक्शन में काउंट नहीं करते हैं, ये फंक्शन में काउंट नहीं करते। तो फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये जो वन वन रिलेशन था और मैनी वन रिलेशन था, इस तरह के दोनों रिलेशन को हम फंक्शन में काउंट कर सकते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन एक और क्या चीज़ बोलती है, एक और ये बोलती है फंक्शन कि इस ए से बी अगर फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए टू बी, इसका मतलब एक फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी और ये एफ एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है। अब ये कह रहा है कि जो वन वन रिलेशन है या मैनी टू वन रिलेशन वो फंक्शन बन सकता है, कब बन सकता है, जब ये जो ए में जो एलिमेंट है उसकी हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज ज़रूर हो, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज ज़रूर हो। ऐसा एक भी एलिमेंट खाली नहीं हो, एक भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं हो जिसकी इमेज बी में नहीं हो। ये है आपका फंक्शन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी में कुछ एलिमेंट हो जिनकी प्री इमेज ना हो तो चलेगा। तो फंक्शन आपको मोटे मोटे तौर पे समझ आ रहा है। फंक्शन ये कह रहा है कि अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन है तो ए के जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट की बी में कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए टू बी फंक्शन डिफाइन है तो ए के हर एलिमेंट की बी में कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज ए में न हो तो चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, हर एलिमेंट की अपनी अपनी, या ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, वो हो सकता है, वो अलग बात है, वो अब आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर। यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन है तो ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बी में होनी चाहिए। बी में ऐसा हो सकता है, बी में ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ए में ना हो तो भी चलेगा। ये है आपका फंक्शन। अब सुनो,
एक ही किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। अब यहाँ फंसा दिया, उसने बोला कि हर एलिमेंट की इमेज हो, दूसरा एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना हो। तो अब फंक्शन के अंदर रिलेशन के अंदर एक स्पेशल टाइप की कंडीशन डाल दी। आपके पास रिलेशन आया 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। अब 1 to मैनी को उड़ा दिया, मैनी टू मैनी को उड़ा दिया। अब बोला कि ये जो दो रिलेशन है ये फंक्शन बन सकते हैं। अब इसके अंदर भी इसने कंडीशन डाल दी कि हर एलिमेंट की इमेज बनाओ एक तो, हाँ अब ये फंक्शन है। फिर बोला हाँ अभी भी फंक्शन, लेकिन रुको, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, वो तो पहले ही उड़ा दिया। और ये बोला कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज ना हो। अब इनको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, देखो इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ, तो A1 ये फंक्शन f है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1, क्योंकि रिलेशन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं और फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा A1 B2 C4 D3 E5 और F6 ये फंक्शन, इसका नाम F1 दे देता हूँ और इसका नाम F2 दे देता हूँ। ये है F1। F2 फंक्शन क्या होगा, F2 फंक्शन A2 B2 C2 D4 E5 और F3 हो गया। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, कैसा होता, अगर ऐसा भी हो जाता तो यहाँ पे आपको D और 6 लिखना पड़ता, लेकिन इस केस में ये फंक्शन नहीं बनता क्योंकि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन नहीं बन पाता। तो यहाँ पे क्या कंडीशन नहीं हो सकती कि हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। एक तो A to B फंक्शन डिफाइन है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सभी ऑर्डर पेयर में इसका हर एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 3 एलिमेंट आ गए 2 तो आए नहीं, ऐसा नहीं हो। जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सभी ऑर्डर पेयर के अंदर ये है, हर एलिमेंट ये फर्स्ट टाइम ये होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ये सारे एक बार होने चाहिए। दूसरा, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है इसका रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं A 2 बार आया, नहीं हो सकता। A आएगा जरूर लेकिन एक बार, B जरूर आएगा एक बार, C जरूर आएगा, D जरूर आएगा, E जरूर आएगा, F जरूर आएगा, लेकिन एक बार ही आएगा ऑर्डर पेयर में। आने भी ज़रूरी है और एक बार आनी ज़रूरी है, एक से ज़्यादा बार नहीं, तो वो फंक्शन है। एक से ज़्यादा बार आ गया तो वो फंक्शन नहीं है। ये D आ गया, ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है। तो अगर फंक्शन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है तो आपको क्या चेक करना है, A to B अगर फंक्शन डिफाइंड है, A का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। हर एलिमेंट आपने देखा A B C D E F बैठा हुआ है। दूसरा, कोई भी फर्स्ट सेट A का कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार तो नहीं बैठा हुआ है, एक से ज़्यादा बार नहीं बैठा हो तो ये फंक्शन है। हाँ, B का कोई एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार हो सकता है, जैसे देखो B यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये जो एलिमेंट है एक एलिमेंट, रिलेशन में क्या बताया था, इनको क्या बोलते हैं, डोमेन। अगर कोई रिलेशन A to B डिफाइन है तो A के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको डोमेन बोलते हैं। लेकिन फंक्शन में तो हमने क्या बोल दिया, कंडीशन डाल दी कि A के सारे एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम ये बोलेंगे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे डोमेन में होते हैं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट को पार्टिसिपेट होना पड़ेगा फंक्शन में। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है फंक्शन एफ A to B डिफाइन है वो सारे के सारे डोमेन में, और इन सभी एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन। और वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रेंज बोलते हैं। ये तो सेम रहेगा, जैसे इसमें कोडोमेन और रेंज अलग अलग है लेकिन डोमेन तो पूरा का पूरा यही होगा। तो ये थी फंक्शन की कुछ मोटी मोटी बातें। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। वैसे इस यहाँ तक तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का चीज़, डोमेन रेंज वाला पोर्शन थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसको डिटेल से यहाँ पढ़ लेते हैं। चले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन क्या,
डेफिनेशन है अ रिलेशन आर from a set A to set B. Set A to set B is called a function if first each element of A is associated with some element of B. Second point है each element of A has unique image in B. Unique image in B. There's a function f does a function f from a set A to set B to set B is subset of A cross B. बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन ही है और रिलेशन A टू बी रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट, तो फंक्शन भी A क्रॉस B का एक सबसेट ही होगा. Every function from A to B satisfies the following condition. First है F is subset of A cross B. नंबर 2 पे है for all A belongs to A for all A belongs to A comma F of A belongs to F, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. और थर्ड वन जो है वो कह रहा है A comma B belongs to F है एंड A comma C वो भी belongs to F है. अगर ये फंक्शन है तो B और C दोनों इक्वल होने चाहिए. मतलब A है वो 2 बार रिपीट नहीं हो सकता. फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. अगर रिपीट हो रहा है तो सेकंड वाला एलिमेंट वाला इक्वल होना चाहिए, तो ऑर्डर पेयर एक ही हो जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं रिपीट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है no two ordered pairs have same first element. कोई भी 2 ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए. ये थी कुछ डेफिनेशन वाली चीज़ें, इसको नोट करें. आगे बढ़ते हैं. नोट डाल के लिखें. ऐसे तो बता चुका एवरी
function is a relation, but every relation is not necessary a function। ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन वो फंक्शन बनेगा, लेकिन हर फंक्शन वो रिलेशन तो ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इफ़ a to b कोई फंक्शन है, f a to b इज ए फंक्शन, then any one of a and b or both may be infinite sets। a to b कोई फंक्शन डिफाइन है तो या तो a या b या दोनों इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं। जहाँ पे आपको जैसे मैं बोलता हूँ a है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर, इंटीजर, इस तरह से। बाकी चीज़ें तो हम लोग लिख चुके हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 6 8 11 और 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम a टू b। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम a टू b। a से b तक इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। मैं लिखता हूँ वन बाय वन। f सच दैट a टेंड्स टू b डिफाइंड बाय f of 1 इक्वल टू 1, f of 2 इक्वल टू 6, f of 3 इक्वल टू 8 and f of 4 इक्वल टू 8। नेक्स्ट है दूसरा, f such that a tends to b defined by f of 1 equals to 1 and f of 2 equals to 6 and f of 3 equals to 15। नेक्स्ट थर्ड है, f of such that a tends to b defined by f of 1 है 6, f of 2 है 6, f of 3 है 6 and f of 4 है 6। ये था थर्ड। फोर्थ वन देखें, f such that a tends to b defined by f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 6, f of 2 equal to 8 and f of 3 equal to 8 और f of 4 equal to 11। एंड फिफ्थ वन है, f a tends to b defined by a to b defined by f of 1 equals to 1 and f of 2 equals to 8, f of 3 equal to 11 and f of 4 equal to 15। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले a टू बी फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब ये आपको पता है a टू बी फंक्शन डिफाइन है तो a के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और a का कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। 1 की फर्स्ट के अंदर 1 की इमेज है 1, यहाँ पे क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सब एलिमेंट की एक ही इमेज है तो भी चलेगा, अलग अलग है तो भी, हमें इसको तो चेक करना ही नहीं है।
हमें इसको चेक करना है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 इसमें है, हो गया काम। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 6, हो गया काम। एफ ऑफ 3 की 8 और एफ ऑफ 4 की 8 चलेगा। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 8 8 चलेगा, बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, सबकी इमेज आ गई, ये फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, 1 की इमेज है, बिल्कुल है। 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज नहीं है, तो ये नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट जो है ए सेट का, उसकी कोई इमेज ही नहीं है। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए टू बी फंक्शन डिफाइन है, तो ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, 1 का 6, 2 का 6, 3 का 6, 4 का 6, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, ये फंक्शन है। नेक्स्ट 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 2 की इमेज है, 2 की इमेज 2 बार आगे देखो, मैंने बोला था एक ही एलिमेंट की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ऑर्डर पेयर के अंदर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, तो ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है और 4 की है, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, दैट इज़ फंक्शन। इस तरह से अगर आपको गिवन है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो आप बता सकते हैं फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। नंबर ऑफ फंक्शन, अगर सेट ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो ए टू बी कितने टाइप के फंक्शन, कितने फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक सेट बनाता हूँ ए, एक सेट बनाता हूँ बी। इस ए के अंदर मेरे पास ए, बी और सी और डी 4 वेरिएबल है, 4 एलिमेंट है। इसके अंदर 1 2 3 5 और 8, ये 4 है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक ये हो सकता है, ये भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन ये होगा। दूसरा और क्या क्या हो सकता है, ए बी सी डी 1 3 5 8, क्या ये हो सकता है? जैसे ये 1 सारे के सारे 3 पे हो जाए, सारे के सारे 5 पे हो जाए, सारे के सारे 8 पे हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। दो बन जाए इस पे, ये ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। इतने टाइप के फंक्शन बन सकते हैं, इसमें सारे आ गए। ये चारों के चारों एक बार 1 पे, एक बार 3 पे, एक बार 5 पे, एक बार 8 पे। ये 2 एक बार इसके लिए, 2 बार एक बार इसके लिए, 2 एक बार इसके लिए, 2 एक बार इसके लिए, ये 2 एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ये एक बार इसको फ्री किया, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इसमें सारे के सारे सभी के साथ 1 1 में फंक्शन बना दिया। अब समझें, जब मैं ए टू बी फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे पास ए को एसोसिएट करने के ए की इमेज के कितने ऑप्शन हैं? एक किसके साथ ए की इमेज क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो ए की है वो 4 इमेज हो सकती है। अब बी पे गया, बी की क्या इमेज हो सकती है? क्या अगर मैं बोलता हूँ ए की इमेज 1 हो गई, तो क्या बी की इमेज 1 नहीं हो सकती? हो सकती है ना, सभी की इमेज 1 तो हो सकती है, तो बी की भी हो सकती है। तो बी की इमेज 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 4 इमेज हो सकती है। बी की भी कितनी हुई? 4। वैसे ही सी की कितनी इमेज होगी? सी की भी 4 होगी। डी की कितनी इमेज? डी की भी 4 होगी। ए की 4, डी की 4, सी की 4 और डी की 4, ए बी सी डी सबकी 4 4 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन? 4 × 4 × 4 × 4, 4 टू दी पावर 4। क्या ये समझ आया? अगर मैं यहाँ पे 8 को हटा देता हूँ, अब देखिए, अब ए की कितनी इमेज हो सकती है? ए की 3 इमेज हो सकती है, बी की 3, सी की 3 और डी की भी 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 टू दी पावर 4। समझ रहे हो? यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वो पावर में आ रहा है, इसके भी और इसके भी, और यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो बेस में आ रहा है। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बेस में, और पावर में लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर ए टू बी डिफाइन है तो। समझ आ रहा है? ए से बी की तरफ जा रहे हो तो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट वो तो बेचारा बेस में आ जाएगा, बैठा रहेगा। अगर ए बी के ऊपर जा रहा है ना ऐसे ए टू बी फंक्शन, तो ए बी के ऊपर जाके चढ़ जाएगा और बी नीचे रह जाएगा। अगर बी टू ए है, बी जा रहा है ए की तरफ, तो ए तो बेचारा नीचे बैठा हो, बी ऊपर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट बी हो जाएगा, अगर बी टू ए डिफाइन है। ये तो था आपको समझाने का कि किस तरह से फंक्शन हो सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड बी, नंबर ऑफ फंक्शन चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन from a finite set, from a finite set a to a finite set b. Let n of a इक्वल टू m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a वो m है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू n है, अंडर f एन एलिमेंट फंक्शन f के अंदर एलिमेंट ऑफ a कैन बी एसोसिएटेड टू एनी ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ b। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि जब हम लास्ट में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे तब भी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जो आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक अपने आप में फंक्शन होता है, ए क्रॉस ए टू ए, उस टाइम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। क्या होता है, टू एनी ऑफ एलिमेंट एसोसिएटेड टू एनी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, thus each element of A can be associated to an element of B in n ways. Since A contains m elements, the elements of A can be associated to an element of B in n raised to m ways। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, therefore number of function from A to B is equal to number of elements in B to the power number of elements in A। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया, इसको नोट कर लेना। चलो लास्ट टॉपिक आज का पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डोमेन, रेंज और वो सारी चीज़ें। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। कोई फंक्शन f A to B डिफाइन है, और अगर सेट A और सेट B रियल नंबर के सबसेट है, तो इस तरह के फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। बस इतना ही है, लिखते हैं।
रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल let f be a function from the set A from the set A to the set B if A and B are subset of real number system, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, then the function f a to b is called a real वेरिएबल फंक्शन या फिर रियल फंक्शन भी बोलते हैं। हम जितना भी काम करेंगे इस रियल फंक्शन के लिए ही काम करेंगे। अगर a टू b कोई फंक्शन डिफाइन है और a और b रियल नंबर के सबसेट है, अब रियल नंबर के सबसेट इंटीजर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसका एक आधा एग्जांपल अगर आपको कहूँ, 5x फंक्शन है फ्रॉम R टू R वेयर 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 वेयर x बिलोंग्स टू R। ये एग्जांपल है रियल वैल्यूड फंक्शन का, ठीक है। चले बाकी कल, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे किस किस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, वो हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। दूसरा तरीका ग्राफ से हम लोग पता करते कैसे करते हैं, और एलिमेंट से कैसे पता करते हैं कि ये फंक्शन है वो जैसे ऑर्डर पे से आपको बताया वैसे ही। और फिर हम डोमेन और रेंज पे चलेंगे। बाकी कल।